Assalamu alaikum. My name is Adnaim and I am here to do a presentation on the topic molecular archaeology. First of all, we will learn what is archaeology. Archaeology, the study of human history and prehistory through the excavation of sites and the analysis of artifacts and other physical remains. अब एक्सकेवेशन साइट्स कौन सी साइट्स होती हैं? एक्सकेवेशन साइट्स वो साइट्स होती हैं जिनको हम डिगअप करके तो फॉसिल रिमेन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हम निकालते हैं और उनको स्टडी करते हैं। अगर हम इसको थोड़ी सी और डेप्थ में देखें, मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजी जो कि हमारा आज का टॉपिक है, मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एशियंट मॉलिक्यूल्स। अब एशियंट मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हम फॉसिल रिमेन्स को निकाल कर डिगअप कर उनके अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए रिकवर्ड फ्रॉम ह्यूमन स्केलेटन एंड रिमेन्स एंड द ममीफाइड बॉडीज़ ऑफ ह्यूमंस। तो हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके फॉसिल से उसको स्टडी करते हैं उस ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री को जानने के लिए। तो ये इस चीज़ का नाम मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजी है। अब जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो ये काम करते हैं उनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। अब दो तरह के बायोमोलिकुलर आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, एक ऑस्टियो आर्कियोलॉजिस्ट और एक आर्कियोबॉटनिस्ट। ऑस्टियो आर्कियोलॉजिस्ट, ऑस्टियो से मतलब रिलेटेड टू बोन्स। तो ऑस्टियो आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है स्केलेटल रिमेन्स को स्टडी करना, उनको एक्सट्रैक्ट करना और उसके बारे में उसकी स्टडी और हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री को बताना। नेक्स्ट है बॉटनी, आर्कियोबॉटनिस्ट। बॉटनी से मुराद है स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो आर्कियोबॉटनिस्ट का काम ये होता है कि हमें प्लांट रिमेन्स को स्टडी करके ह्यूमन और प्लांट के इंटरेक्शन के बारे में जानना। ये सब चीज़ें जो आर्कियोलॉजी से आई हैं वो कहाँ से उन्होंने जन्म लिया है, वो है एवोल्यूशन। द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीशीज़ ओवर जनरेशन इज़ नोन एज एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन जो होता है वो एक प्रोसेस है जिसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है? अ प्रोसेस थ्रू विच स्पीशीज़ अडेप्ट एंड चेंज। ये वो प्रोसेस है जिसकी मदद से एंसेस्टर्स अपने डिसेंडेंट्स में कुछ बेनिफिशियल जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल इसलिए है क्योंकि अब जानकर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने डिसेंडेंट्स के अंदर कोई भी जीन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो नेचुरली प्रोसेस होता है। इस तरह साइड पे जिराफ्स की आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही होगी। इसमें होता ये था कि बहुत अर्सा पहले जिराफ्स की जो नेक होती थी वो आजकल की तरह लंबी नहीं होती थी, छोटी होती थी, जिसकी वजह से उनको लंबे ऊंचे दरख्तों के लीव्स को खाने में दुश्वारी होती थी। इसी तरह जनरेशन गुजरते के साथ साथ जो पुराने ज़माने के जिराफ्स हैं उन्होंने अपने बेनिफिशियल जीन्स ट्रांसफ़र किए अपने डिसेंडेंट्स में, जिसकी वजह से आज के जो जिराफ्स हैं उनकी नेक्स जो हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, जिसकी वजह से वो ऊंचे दरख्तों के लीव्स को खा सकते हैं। ये एवोल्यूशन जो था प्रोसेस, ये एक चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक बुक जिसका नाम था डिसेंट ऑफ मैन उसमें प्रपोज किया था, जिसमें उसने 3 ऑब्जर्वेशंस नोट की थी। ह्यूमंस एंड एप्स शेयर मैनी बायोलॉजिकल फीचर्स, ही हाइपोथेसाइज्ड दैट दे कंटेन अ कॉमन एंसेस्टर। अब ह्यूमंस और एप्स अगर बायोलॉजिकल फीचर्स सेम रखते हैं तो उनका एंसेस्टर भी सेम होना चाहिए, क्योंकि एक ही बाप के जब 2 औलाद होंगे आगे से उनके अंदर ही बायोलॉजिकल फीचर्स सेम होंगे। और अगर बायोलॉजिकल फीचर सेम हैं तो जो परसेंटेज है डीएनए की वो भी थोड़ी बहुत मिलती होगी या वो शेयर होती होगी, क्योंकि जो सारी जीन्स की हमारी वो इन्फॉर्मेशन होती है, बायोलॉजिकल फीचर सब कुछ वो डीएनए के अंदर स्टोर होती है। तो बाय डीएनए एंड फॉसल एविडेंस इट इज़ नाउ एन एक्सेप्टेड थ्योरी दैट ह्यूमंस एंड एप्स शेयर्ड अ कॉमन एंसेस्टर। ये एक थ्योरी है, एक लॉ नहीं है। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह एवोल्यूशन हुई है एप्स से, आज हम मॉडर्न ह्यूमन बन चुके हैं। अगेन ये एक थ्योरी है, एक लॉ नहीं है। फॉसिल्स, द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डाइड मैनी ईयर्स अगो आर नोन एज फॉसिल्स। द अर्लीस्ट ह्यूमन फॉसिल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन अफ्रीका, और वो 4 to 8 मिलियन ईयर्स अगो 4 to 8 मिलियन ईयर्स अगो पुराने हैं। अब उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉसिल है वो है लूसी। लूसी वॉज डिस्कवर्ड इन हैदर, एथियोपिया। यहाँ पर कुछ लूसी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं। लूसी वॉज एन एप हु वॉकड ऑन 2 legs। शी वॉकड ऑन अर्थ नियरली 3.2 मिलियन ईयर्स अगो एंड शी वॉज 1.1 मीटर्स टॉल। अब आगे जो मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरह इंसानों से मिलती जुलती है। दिस सपोर्ट्स द थ्योरी दैट ह्यूमंस इवॉल्व्ड फ्रॉम एप्स नियरली 5 to 7 मिलियन ईयर्स अगो एंड आवर क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आर द चिंपैंजीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिंपैंजी, लूसी और मॉडर्न ह्यूमन का जो स्केलेटन है वो आपस में कितना मिलता जुलता है। इसी तरह एवोल्यूशन होते होते आज हम चिंपैंजीज से एप्स बन चुके हैं, जो कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, जो कि डार्विन ने अपनी बुक में प्रपोज की थी और आजकल वो एक एक्सेप्टेड थ्योरी है। फिर आते हैं चैलेंजेस ऑफ बायोमोलिकुलर आर्कियोलॉजी। इस तरह हर फील्ड की कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, इसी तरह बायोमोलिकुलर आर्कियोलॉजी की भी कुछ चैलेंजेस हैं। द चैलेंजेस आर पोज्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ एंशिएंट बायोमोलिक्यूल्स
and by the contamination of specimen. बायोमोलिक्यूल जो होते हैं वो वक्त के गुजरने के साथ साथ डिग्रेड होते जाते हैं। जिस तरह के आप सबको पता होगा कि हर एलिमेंट की एक सर्टेन हाफ़ लाइफ होती है। अब हाफ़ लाइफ क्या होती है? हाफ़ लाइफ होती है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम गुजरने के बाद वो एलिमेंट की क्वांटिटी हाफ़ हो जाएगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो हाफ़ हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि अगर उसकी क्वांटिटी 100 है तो वो कुछ अर्सा गुजरने के बाद 50 हो जाएगी, फिर उसके बाद 25 हो जाएगी, फिर उसके बाद 12.5 हो जाएगी। इस तरह वो होती रहेगी, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होगी, हाफ़ होती रहेगी। Some biomolecules such as nucleic acids are relatively unstable and may degrade within a few years. न्यूक्लिक एसिड होते हैं आरएनए और डीएनए। जो आरएनए होते हैं वो तो हाईली अनस्टेबल होते हैं और वो फॉसिल्स में बहुत ही कम पाए जाते हैं, इसीलिए हम उनको इतना स्टडी भी नहीं करते। जो डीएनए होते हैं वो आरएनए से थोड़ा सा स्टेबल होता है, लेकिन हम उसको स्टडी कर सकते हैं। अदर्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर डिटेक्टेबल टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स आफ्टर डेथ। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, इसी वजह से वो मिलियंस ऑफ ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाते हैं, लेकिन हम उनको इतना स्टडी नहीं करते क्योंकि वो इतनी हमें कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ द स्मॉल क्वान्टिटीज़ ऑफ बायोमोलिक्यूल्स द आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स हैव टू बी पुश्ड टू देयर लिमिट्स। इसके बावजूद हमें इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो कंप्लीट नहीं होती, वो इनकम्प्लीट होती है। क्यों? क्योंकि इतना अरसा दराज गुजरने के बाद कोई भी बायोमोलिक्यूल अपनी पूरी हालत में या पूरी क्वांटिटी में कभी नहीं बड़ा हो सकता। एंशिएंट एंड मॉडर्न ह्यूमन डीएनए आर वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल अपार्ट। अब जो एंशिएंट और मॉडर्न ह्यूमन डीएनए होते हैं वो इतने मुश्किल होते हैं टेल अपार्ट करना, इसलिए क्योंकि जो मॉडर्न ह्यूमन है वो जब एक्सकेवेशन साइट से फॉसिल्स को डिग अप कर रहा होगा, उनको स्टडी कर रहा होगा, तो उसका हाथ वहाँ लग सकता है, उसका कोई बाल वहाँ गिर सकता है, उसका पसीना लग सकता है, जिसकी वजह से उसका डीएनए उस पुरानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ मिक्स हो सकता है। इसी वजह से ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये अल्ट्रा क्लीन लेबॉर्ट्रीज़ में परफॉर्म किए जाते हैं, और ऐसे परफॉर्म किए जाते हैं, ऐसे सूट्स पहन कर जिनको हैजमेट सूट्स कहा जाता है, जिससे बॉडी पहनने से बॉडी का कोई भी पार्ट बेयर नहीं होता। तो दैट्स ऑल फॉर मी। अब मेरा नेक्स्ट ग्रुप मेंबर आपको कंटिन्यू करेगा आगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान वज़ीर। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज का टॉपिक है फॉसल। फॉसल कहाँ पाए जाते हैं, फॉसल की किस्में कितनी हैं और फॉसल बनते कैसे हैं, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। हज़ारों साल पहले भी ये दुनिया जानवरों और पौधों से भरी हुई थी। हम में से किसी ने भी उन्हें नहीं देखा, लेकिन हम फिर भी इन जानवरों और पौधों के बारे में जानते हैं। हमें इन पौधों और जानवरों से मुतल्लिक़ तमाम मालूमात उनका मुताला करने से मिलती हैं। फॉसल की मीनिंग क्या है? फॉसल के मानी ज़मीन कंदा या ज़मीन से खोद के निकाले गए हैं वो महफूज बाक़ियात या आसार जो किसी फॉसल हमें मिलते कहाँ से हैं? ज़्यादातर जानवरों और पौधों के फॉसल सेडिमेंट्री चट्टानों में पाए जाते हैं। इन चट्टानों को तहदार चट्टानें भी कहा जाता है। हजारों साल जानवरों और पौधों पर मिट्टी और गारे की तह जमती गई और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये सख्त होकर चट्टान बन गई। सिर्फ चट्टानों में ही नहीं बल्कि वो जगह जहाँ पानी और हवा चट्टानों को साफ कर दे वहाँ भी मिल सकती हैं। अभी फॉसल कि हाउ डायनासोर बिकम अ फॉसल। डायनासोर फॉसल कैसे बनता है? डायनासोर डाई व्हाइल स्विम इन द लेक। डायनासोर की डेथ हो जाती है जब वो स्विम करता है लेक में। द फ्लैशी पार्ट ऑफ द डायनासोर डिकम्पोज हो जाते हैं, बट द हार्ड पार्ट रिमेन एट द बॉटम ऑफ द लेक। और उसके हार्ड पार्ट जो है उसके बॉटम लेक के बॉटम में रहते हैं। स्टेज 2 है कि सेडिमेंट बिल्ड ओवर द डायनासोर रिमेन। सेडिमेंट बिल्ड हो जाती है डायनासोर के पार्ट्स के ऊपर एंड ओवर ए टाइम द थिक सेडिमेंट बेड अकुमुलेट ऑन टॉप। और जो सेडिमेंट अकुमुलेट होती है उसके टॉप के ऊपर वक्त के साथ साथ प्रोटेक्टिंग द डायनासोर बोन्स फ्रॉम स्कैवेंजिंग एनिमल से प्रोटेक्ट करती है। और स्टेज 3 है ग्रेजुअली द बोन आर रिप्लेस्ड बाय मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन द ग्राउंड वाटर एंड देन टर्न बैक बोन। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स आती हैं, फॉसल आती हैं। सबसे पहले मोल्ड फॉसल है। मोल्ड फॉसल जब जानवर का जिस्म चट्टानों के पानी में हल हो जाता है तो चट्टान की जगह इस जानवर की शक्ल आ जाती है। इनको मोल्ड कहते हैं। अगर मोल्ड में प्लास्टर भर दिया जाए तो ये एक जानवर की शक्ल अख्तियार कर लेता है। अभी है बॉडी फॉसल के जो सॉफ्ट पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। जब कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो सबसे पहले वो डिकम्पोज होगा, उसके बाद उसके हार्ड बॉडी पार्ट्स रह जाएंगे, जैसे कि उसके दांत, उसके स्कल, और
अगर इस हार्ड पार्ट को फॉसल बनने की कंडीशन मिल जाती है जो अमूमन फॉसल बनने के लिए चाहिए, तो वो हार्ड पार्ट ऑफ बॉडी सेडिमेंट्री रॉक में प्रिजर्व फॉसल्स। बेसिकली molecular fossil is just a preservation of organic material। एक प्रिजर्वेशन है ऑर्गेनिक मटेरियल की फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, एक डेड ऑर्गेनिज्म से दैट हैव सिंस बीन ट्रांसफॉर्म, जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू फॉसल और बीन मोस्टली डिकेड। फॉसल जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पाँव के जानवरों के पाँव के निशानात जब वो नरम जमीन या गारे में से गुजरती हैं तो उनके पाँव के निशानात रह जाते हैं और हज़ारों साल गुजरने के बाद वो एक फॉसल में दरियाफ्त हैं। उसके बाद है कार्बन फॉसल्स। जब कोई ऑर्गेनिज्म एक्सपायर हो जाता है यानी उसकी डेथ हो जाती है तो वो सेडिमेंट पर जैसे ही दफन हो जाता है उसमें जो कार्बन होता है बाकी उसके सब पार्ट डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो कार्बन रह जाता है उसका वो सेडिमेंट में ऐसे ही एक फिल्म की तरह नज़र आएगा। मतलब सपोज करिए एक जानवर की डेथ हो गई और उसके सारे डिकम्पोज हो गए लेकिन उसका कार्बन रह गया ना, सूडो फॉसल, जो आपको तो फॉसल की तरह नजर आता है मगर वो फॉसल नहीं होता। किसी सेडिमेंट्री रॉक चट्टान पर एकदम आपको ऐसा नजर आएगा जैसे वो फॉसल है मगर वो होगा नहीं। जैसे कि है सम टाइम वाटरी सॉल्यूशन ऑफ वेरियस मिनरल स्पीड through the sediment take the shape of some plant part or animal। Their studies show that they are neither plant nor animal। Such fossil are called pseudofossils। मतलब कि बहुत सारे मिनरल का जो वाटर का सॉल्यूशन बना होता है वो एक सेडिमेंट है कि फॉसल बनता है कैसे है। फॉसल मुख्तलिफ तरीक़ों से तश्कील पाते हैं लेकिन ज़्यादातर फॉसल इस वक्त बनते हैं जब कोई जानवर या पौधा पानी वाले माहौल में उसकी डेथ हो जाती है और फिर मिट्टी और कीचड़ के तह में दफन हो जाता है। जिस्म के नरम टिश्यू जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं यानी डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन सख्त हड्डियाँ, दांत और खोल वगैरह बच जाते हैं जिनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता तहदार चट्टानें आ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ बायोमोलिकुलर आर्कियोलॉजी। सो जो स्कोप है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले हम प्रोटीन को देख लेते हैं। हमें पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों प्रोटीन्स होते हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि कोलेजन होता है और वो वर्टिब्रेट बोन्स के अंदर पाया जाता है। वर्टिब्रेट बोन्स हमारे पास होती है स्पाइनल कॉर्ड, जिसके ऊपर पूरी बॉडी होल्ड कर रही होती है। सो उस कोलेजन कोलेजन के थ्रू हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन है हमारे पास केसीन, जो कि सिर्फ मिल्क के अंदर पाई जाती है। और हम जो पुराने ज़माने में वो वेसल्स यूज़ करते थे, जो बर्तन यूज़ करते थे, उसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि वो कौन से बर्तनों में मिल्क स्टोर करते थे और मिल्क से बनी हुई चीज़ें रखते थे। नेक्स्ट इज़ ब्लड प्रोटीन विच इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है डिफरेंट स्पीशीज़ में, और उसके थ्रू हम उनकी जो ब्लड स्ट्रेन का ओरिजिन होता है उस तक हम जा सकते हैं। यहाँ हमारे पास टेबल भी शो किया हुआ है हीमोग्लोबिन का और एनिमल्स का। नेक्स्ट इज़ लिपिड। नेक्स्ट जो स्कोप है वो लिपिड का है, और लिपिड के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। स्ट्रक्चर को हम ऐसे देख सकते हैं कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, और जो फंक्शनल होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं। सम लिपिड्स आर हार्मोन्स। नेक्स्ट इसके लिपिड हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, लेकिन हमने डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए उनको डिवाइड किया हुआ है कि ये वाले लिपिड्स इन स्पीशीज़ के हैं और दूसरे लिपिड्स दूसरे स्पीशीज़ के हैं। फिर आ जाते हैं हम कि लिपिड्स के थ्रू हमें पता चलता है कि वो पुराने ज़माने में खाना क्या खाते थे, वेजिटेबल्स कौन सी यूज़ करते थे, फ्रूट्स कौन से यूज़ करते थे, मीट कौन सी खाते थे, ये सब। और इसी के थ्रू एक एग्जांपल से यहाँ डेमोन्स्ट्रेट भी किया हुआ है कि हमें लिपिड्स के थ्रू हमें पता चलता था कि वो कौन सा टाइप ऑफ ऑयल यूज़ करते थे अपने खानों में। लास्ट जो कि हमारे पास लिपिड है वो है टर्पीन्स, जो कि एडहेसिव है और वो फ्लिंट एरोज और वुडन शाफ्ट को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता था। पिच एडहेसिव है बेसिकली, और टर्पीन उसके अंदर लिपिड है, जिसके थ्रू हमें पता चलता था कि वुडन शाफ्ट कौन सी ट्रीज से बनी हुई है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रक्चरल और स्टोरेज कंपाउंड हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और प्लांट के अंदर स्टार्च और सेल्यूलोज होता है कार्बोहाइड्रेट, और ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सबसे कम स्टडी करते हैं बायोमोलिकुलर आर्कियोलॉजी में, क्योंकि होते तो ये बहुत स्टेबल होते हैं काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन इनके अंदर से इंफॉर्मेशन फैच करना काफ़ी मुश्किल होता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन कार्बोहाइड्रेट्स में ये होती है कि अगर आर्कियोलॉजिस्ट को स्टार्च ग्रेन मिल जाए तो हम उसके थ्रू ये पता कर सकते हैं कि वो कौन से प्लांट का था और वो प्लांट पहले ज़माने में किधर
मतलब वो पहले ज़माने में प्लांट किधर होता था, तो हम ये पता कर सकते हैं। लास्ट जो स्कोप है हमारे पास वो है न्यूक्लिक एसिड का। हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड। बायोमोलिकुलर आर्कियोलॉजी में डीएनए जो होता है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। क्योंकि उसके 3 फीचर्स होते हैं। डीएनए हमें पता है कि बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेन होता है उसकी हम काफ़ी हद तक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को जान सकते हैं। सेकंड इज़ के डीएनए डिफरेंट स्पीशीज़ का डिफरेंट होता है, सो हम ये भी डीएनए के थ्रू पता कर सकते हैं कि पहले ये जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसको पैथोजन था या नहीं था। पैथोजन इज़ बेसिकली अ वायरस, जिसकी एक एग्जांपल टीबी भी है। थर्ड जो इसका फ़ीचर है डीएनए का वो ये है कि डीएनए के अंदर कंप्लीट रिकॉर्ड होता है उसकी एंसेस्ट्री का। सो अगर हम दो स्केलेटन्स को कंपेयर करें तो हम ये देख सकते हैं कि वो दोनों स्केलेटन्स या जो दोनों स्केलेटन्स का कॉमन एंसेस्ट्री थी या डिफरेंट एंसेस्ट्री से वो बिलोंग करते हैं। इधर ये बताया हुआ है कि हम आरएनए को क्यों कम स्टडी करते हैं और डीएनए को ज़्यादा क्यों स्टडी करते हैं बायोमोलिकुलर आर्कियोलॉजी में। सो द आंसर इज़ सिंपल कि आरएनए और डीएनए थ्योरेटिकली तो सेम होते हैं, लेकिन बायोमोलिकुलर आर्कियोलॉजी में हम ये देखते हैं कि आरएनए एक तो अनस्टेबल होता है, सेकेंडली ये कि आरएनए जो होता है ह्यूमन, एनिमल और प्लांट रिमेन्स में बहुत कम पाया जाता है। सो इसलिए हम डीएनए से ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। लास्ट इज़ डीएनए एज द एविडेंस। सो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है हर लिविंग सेल का, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हुई भी होती है। सो अगर हमें कोई प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन मिल जाए, उसका डीएनए हमें अगर मिल जाए, तो हम उसके बहुत सारे जो हमारे अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं उनके हमें सोल्यूशन भी मिल जाएंगे सिर्फ एक प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन का डीएनए मिलने से। और जो लास्ट बात यहाँ बताई हुई है वो ये बताई हुई है कि जब हम डिस्कवरी करते हैं तो हमें एंशिएंट जो डीएनए मिलता है स्पेसिमेन का वो बहुत थोड़ी सी अमाउंट में मिलता है। सो रिसर्च करते हुए काफ़ी हद तक चांसेस यही होते हैं कि वो ख़राब हो सकता है या उसमें कोई चेंजेस हो सकती हैं। सो हम क्या करते हैं, जो कि पीसीआर का रिएक्शन होता है, पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, जिससे डीएनए की हम मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। सो हम ये करते हैं जिसके थ्रू बायोमोलिकुलर आर्कियोलॉजी में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है। और अगर स्टडी करते हुए या रिसर्च करते हुए उस डीएनए के पार्ट में कोई चेंजेस हो भी जाती हैं तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया नहीं होती, बल्कि हम दूसरी जो कॉपी हमारी बनी होती है उसके ऊपर रिसर्च कर लेते हैं। Assalamu alaikum, my name is Sayyid Ali Asad and my topic is application of molecular archaeology. So these are the following applications of molecular archaeology. The origin of human beings, मतलब हमें molecular archaeology को अगर हम देखें तो ये हमें origin of human being के बारे में बता सकती है। DNA analysis has challenged multi-regional hypothesis कि ये molecular archaeology को अगर हम study करें तो DNA एनालिसिस के थ्रू हमें पता चलता है कि मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस जो एक मॉडल था हमारे पास ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, वो इसको चैलेंज कर सकती है। DNA एनालिसिस शो दैट निएंडरथैल्स आर नॉट द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न यूरोपियंस। जैसा कि मॉडर्न यूरोपियंस कहते हैं कि उनके एंसेस्टर्स जो थे वो निएंडरथैल्स थे, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजी थ्रू DNA एनालिसिस पढ़ें तो हमें पता चलता है कि अफ्रीकन जो थे वही यूरोपियंस के एंसेस्टर्स थे। DNA can also be used to study prehistoric human migrations। हमें जो पास्ट में migrations हुई हैं बिल्कुल जो स्टार्टिंग की migrations थी, हम अगर उनको देखना चाहें तो वो भी हम molecular archaeology के थ्रू देख सकते हैं। Using past mitochondrial DNA to study human migrations into Europe। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक डीएनए होता है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिर्फ उसी पार्ट के अंदर होता है। तो अगर हम उसको स्टडी करें तो हमें माइग्रेशंस पता चल सकती हैं यूरोप में कि कहाँ से माइग्रेशंस हुई हैं यूरोप में। स्टडिंग डिजीज़ इन पास्ट, अगर हम स्टडी करना शुरू करें पास्ट डिजीज़ को थ्रू मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजी तो हमें काफ़ी सारी बेसिक डिजीज़ का पता चल सकता है। फॉर एग्जांपल इंस्टेंट डेथ हो गई या काफ़ी सारी इस तरह की डिजीज़ थी जिनका हमें आइडिया हो सकता है, उनके रीजंस पता चलते हैं, कॉजेज़ पता चल सकते हैं। तो हम इनके अंदर से 3 ही एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर हम ये सारी पढ़ने शुरू करें तो एक्सप्लेन करते हुए बहुत टाइम लग जाएगा। स्टडिंग पास्ट डिजीज, पैलियोपैथोलॉजिकल मेथड्स हैव इवॉल्व्ड अलोंग विद दोज रिलेटेड टू मेडिसिन, देयरबाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ सिंपल बट वेरी वेरिएबल माइक्रोस्कोपी इंस्पेक्शन ऑन वन हैंड एंड सोफिस्टिकेटेड इमेजिंग मॉलिक्यूलर टेक्निक ऑन द अदर। तो हम पैलियोपैथोलॉजिकल मेथड जो हम मेथड्स होते हैं वो ये मेथड्स होते हैं कि
हम लोग बिल्कुल जो बिगनिंग की डिजीज़ होती हैं उनका रिलेशन मौजूदा जो भी हमारे पास स्पीशीज़ होती हैं उनके आपस में रिलेशन उनसे स्टडीज़ करते हैं. Thus, the approach to paleopathological samples depend on the nature of the sample itself, its size, the degree of preservation, and very importantly, the manipulation allowed. Therefore, both non-invasive and invasive method procedures can be applied subject and samples in paleopathology. तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं पहले पैथोलॉजी को सॉरी किसी भी सैंपल को स्टडी करने के लिए, एक इन्वेजिव मेथड और एक नॉन इन्वेजिव मेथड. तो हम इन्वेजिव मेथड वो होते हैं जो जिनके अंदर हम कट वगैरह लगा कर स्टडी करते हैं किसी भी सैंपल को. सैंपल भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं और डिपेंड करता है उसकी कैटेगरी पे कि वो किस तरह प्रिजर्व किया गया हुआ है, वो सैंपल किस तरह प्रिजर्व किया है और उसका साइज़ क्या है. और दूसरे नॉन इन्वेजिव मेथड्स होते हैं वो मॉडर्न मेथड्स होते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं जो कि हम आजकल यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल लेज़र वगैरह के जो मेथड्स होते हैं. तो हम अगर आर्कियोलॉजी स्टडी करना चाहें पास्ट डिजीज़ की, हम दोनों मेथड से स्टडी कर सकते हैं. ये एक चार्ट है कैंसर की डिजीज़ का, पास्ट कैंसर डिजीज़ है. इसी के थ्रू हम लोग अगर आर्कियोलॉजी स्टडी करना चाहें तो हमें पास्ट में बता सकते हैं कि उसकी क्या रेशो थी हमारे पास 2000 में, 2020 में क्या उसकी रेशो है, और आने वाले टाइम की भी हमें रेशो बता सकते हैं हम अगर इसकी स्टडी करें मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजी के थ्रू. तो infectious disease can be studied by examining the biomolecular remains of pathogen. पैथोजन हमारे पास एक बैक्टीरिया है, बिल्कुल माइनर से बैक्टीरिया होता है जो अपने रिमेनेंट्स छोड़ जाता है. अगर हम मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजी स्टडी करना चाहें तो हम इसके रिमेनेंट्स के थ्रू भी, हम सिर्फ इसके जो माइनर से रिमेनेंट्स होते हैं उसके थ्रू भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं. हमारे पास सारी इन्फेक्शस डिजीज़ जो होती हैं वो हमारे पास कोई ना कोई मार्क नहीं छोड़ के जाती. कुछ जो बहुत इंटेंस हो सकता है उसके अंदर कोई ना कोई मार्क छोड़ जाए जिनसे हमें स्टडी करना चाहिए कि उसकी आर्कियोलॉजी तो हमें पता चल जाए कि यार इस स्पीशी में, इस बंदे में ये डिजीज़ थी. तो अगर हम इन केस हम स्टडी करना चाह रहे हों उस डिजीज़ को और उसके रिलेटेड में अगर उसके मार्क ना लेफ्ट हों तो हम लोग उसको स्टडी नहीं कर सकेंगे. इनहेरिटेड डिजीज़ कैन बी स्टडीड बाय टाइपिंग एंशिएंट ह्यूमन डीएनए. इनहेरिटेड डिजीज़ फॉर एग्जांपल शुगर है वो चल रही है तो हम लोग उसको डीएनए के थ्रू स्टडी कर सकते हैं कि वो किस तरह है, कौन से एंसेस्टर से आई है, किन के अंदर थी, क्या म्यूटेशन हुई उनके अंदर जिसकी वजह से ये डिजीज़ है, ये सब हम स्टडी कर सकते हैं. एंशिएंट ह्यूमन डीएनए कैन इंडिकेट एक्सपोजर और इन्फेक्शियस डिजीज़. तो एंशिएंट डीएनए के थ्रू भी हम लोग ये आर्कियोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं. हमें पता चल सकता है कौन कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज़ उस डीएनए की वजह से आ रही हैं. मॉलिक्यूलर स्टडीज़ ऑफ एंशिएंट ट्यूबरक्लोसिस. Phylogenetic studies show that modern DNA have shown that M. tuberculosis not derived from M. bovis. तो हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस हम लोग स्टडी करना चाहें तो हमारे पास एम ट्यूबरक्लोसिस ये है माइबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि ह्यूमन के अंदर मौजूद होता है. ये लंग्स की डिजीज़ है ट्यूबरक्लोसिस. MBOVIS ये कैटल डिजीज़ है और हम लोग इनकी मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजी स्टडी करी हमें पता चला है कि ये जो MBOVIS है इसकी वजह से कैटल वाली ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो ह्यूमन में ट्यूबरक्लोसिस है उसकी उन ह्यूमन में नहीं आया. ऑल्दो ये ट्यूबरक्लोसिस जो है हमारे पास स्नीज़ वगैरह के थ्रू, टच के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन फिर भी हम हमारे पास ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स से और आर्कियोलॉजी के थ्रू हम लोग अगर इसको स्टडी करें तो हमें ये पता चला है कि ये इनकी वजह से कैटल की वजह से ह्यूमन में ट्रांसफ़र नहीं हुई. ह्यूमन ब्रेन को अगर स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि 2 मिलियन ईयर अगो हमारे पास 3 टाइम साइज जो हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है ह्यूमन ब्रेन, वो जो होमो हिबिलिस थे हमारे एंसेस्टर था कि 200 मिलियन ईयर्स बाद हमारे पास 3 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है हमारे ब्रेन साइज में. Brain to body mass ratio has been shown to be more indicative than absolute brain size. Organisms with larger brain to body weight ratios are able to utilize extra for other abilities such as advanced cognition and intelligence. तो हमारे पास ब्रेन टू बॉडी रेशियो जो होती है अगर हम इसको देखें तो जिस भी हमारे पास स्पीशी की सबसे ज़्यादा ये रेशियो है वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस थ्रो करने की कैपेसिटी होती है और सबसे ज़्यादा एडवांस इंटेलिजेंस उन्हीं की होती है. तो अभी तक हमारे पास वो ह्यूमन ही है. ऑल्दो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ब्रेन जो साइज़ है वो स्पर्म वेल है हमारे पास, उनका सबसे ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है उसके ब्रेन की, लेकिन उसकी बॉडी टू ब्रेन रेशियो जो है वो कम है ह्यूमन से. तो ये हमारे पास एक ह्यूमन ब्रेन की एवोल्यूशन का ग्राफ है.
लेफ्ट साइड पर हमारे पास ब्रेन की वॉल्यूम है और एक्सेस पर हमारे पास ईयर्स है। तो ये ईयर टू मास रेशियो है हमारे पास। बिल्कुल जो हमारे बेसिक एंसेस्टर्स थे वो अफ्रीकन के हमारे पास ये ह्यूमन ब्रेन शो कराया, वो सबसे छोटा था। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम के बाद वो इवॉल्व हुआ तो होमो हिब्लिस आए, उनका ब्रेन थोड़ा बड़ा था। उनके थोड़े ही टाइम बाद हमारे पास होमो एगेस्टर आ गए, जिनका ब्रेन उनसे थोड़ा साइज में बड़ा था। फिर होमो इरेक्टस आए उसके काफ़ी टाइम बाद, जो कि पूरी दुनिया में स्प्रेड होकर, और फिर उन्होंने उनकी अभी तक एंसेस्ट्री चल रही है। होमोसेपियंस इवॉल्व हुए जो कि मॉडर्न ह्यूमंस है हमारे पास अभी, तो उनका ब्रेन जो है अभी तक सबसे ज़्यादा बड़ा ब्रेन है हमारे पास। Including giraffe fixation and increased cortical folding, this allowed the human brain and wants to overcome constraint that limited the size of evolution. Giraffe fixation जो है हमारे पास एक एंजाइम होता है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में डेवलपमेंट प्रोसेसेस को एनहांस करता है, फास्ट करता है। और कॉर्टियल फोल्डिंग हमारे पास एक लेयर होती थी, लेयर होती है ब्रेन की जिसके अंदर ब्रेन कवर्ड होता है। मैक्सिमम साइज जो होता है वो इसी पर डिपेंड करता है। तो टाइम के साथ जब ये दोनों चीज़ें इवॉल्व होती गई और ये इनहेंस होती गई, तो इनकी वजह से हमारे पास ह्यूमन ब्रेन जो है उसकी साइज़ भी बड़ा हो गया। कॉर्टियल फोल्डिंग हमारे पास जो ह्यूमन ब्रेन होता है, हमारे पास ह्यूमन ब्रेन आपने देखा हो लेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिफरेंट लेयर्स होती हैं जो फोल्डिंग बनी हुई होती है जिनकी। तो ये फोल्डिंग्स के अंदर हमारा वॉल्यूम, मोस्टली जो वॉल्यूम होता है इसी पर डिपेंड करता है ह्यूमन ब्रेन का। तो जितनी ज़्यादा ये फोल्डिंग्स होंगी उतना ज़्यादा ह्यूमन ब्रेन का वॉल्यूम होगा और उतना ज़्यादा वो इफेक्टिव और उतना ज़्यादा फास्ट ब्रेन होगा। ये ह्यूमन ब्रेन कंपैरिजन की पिक्चर है। ये ह्यूमन ब्रेन का साइज़ है, ये न्यू वर्ल्ड मंकी का ब्रेन का साइज़ है, हमारे पास ओल्ड वर्ल्ड मंकी का साइज़ है, ये लेसर एप्स का साइज़ है, ग्रेट एप्स का साइज़ है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा ये लेयर्स जो फोल्डिंग है सबसे ज़्यादा ये भी ह्यूमन ब्रेन में ही है, जिसकी वजह से ह्यूमन ब्रेन का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ह्यूमन ब्रेन है। द रीजन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो हमारे पास लास्ट एप्लीकेशन मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजी की यही है कि हमारे पास एक मल्टी रीजनल मॉडल है जो ये कहता है कि होमो इरेक्टस हमारे पास जब वर्ल्ड में आए, जिनके एंसेस्टर अफ्रीकन से वो आए, तो उन्होंने बाकी सारी नेंडरथैल्स वगैरह या बाकी जो भी स्पीशीज़ थी ह्यूमन से रिलेटेड उनको एक्सटिंक्ट कर दिया और ये इतने ज़्यादा स्प्रेड हो गया कि अभी तक जो भी हमारे पास मॉडर्न ह्यूमन है उनकी एंसेस्ट्री जाकर होमो इरेक्टस से ही मिलती है और होमो इरेक्टस की एंसेस्ट्री अफ्रीकन से मिलती है। बेस्ड ऑन पैलियोपैथोलॉजिकल डेटा rather than genetic evidence, the theory says that Homo erectus arrived in various, ये वही बात जो मैंने भी आपको बताया 100 of years ago हमारे पास Homo erectus आए थे। और पैलियोपैथोलॉजिकल डाटा ये होता है कि हमारे पास जो बिल्कुल बेसिक डाटा, बेसिक एंसेस्ट्री से जाकर हम कंपैरिजन करते हैं डाटा का और वो उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो मॉडर्न मौजूदा स्पीशीज से कंपेयर करते हैं। However, genetic and paleopathological evidence gathered in 1980s has shown consecutively that 1980s में हमारे पास जो डाटा गैदर किया गया उसके थ्रू में ये पता चल रहा था कि मॉडल के अकॉर्डिंग 50,000 to 62,000 ईयर अगो हमारे पास होमो इरेक्टस आया और जो इवॉल्व हो गए हैं। अफ्रीकन उनकी एंसेस्ट्री थी लेकिन वो आके हमारे पास अभी इवॉल्व हो गए हैं मॉडर्न ह्यूमन में। तो ये हमारा मल्टी रीजनल मॉडल है जो कि बता रहा है कि एंसेस्ट्री यूरोप से आए, ये अफ्रीका से आई और ये थ्रू मल्टी रीजन से आकर और जो हमारे पास मौजूदा मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं उनकी एंसेस्ट्री जाके अफ्रीकन से मिलती, क्योंकि अफ्रीकन्स ही जो थे वो एशिया में भी गए, यूरोप में भी गए और बेसिक एंसेस्टर्स हमारे अफ्रीकन से। DNA analysis has challenged multi-regional hypothesis. DNA has shown that Archaic integration into modern human genome occurred. Archaic integration होता है कि जो बिल्कुल पास्ट डिजीज हो, हम टॉप मोस्ट एंसेस्टर्स से कोई डिजीज़ हो या कोई करेक्टरिस्टिक हो, वो मौजूदा स्पीशीज़ के अंदर हमें देखने को मिल सके, स्टडी करें तो वो जीन के थ्रू, DNA की स्टडी के थ्रू हमें पता चल रहा है कि archaic integration अकर हो रही है। Such integration is claimed to support multi-regional model. ये इंट्रोग्रेशंस भी मल्टी रीजन मॉडल को सपोर्ट कर रही है। इंट्रोग्रेशन इज ऑल्सो क्लेम टू सपोर्ट द लंपिंग डिफरेंट ह्यूमन स्पीशीज इनटू होमो सेपियन। तो ये इस इंट्रोग्रेशन के थ्रू हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ह्यूमन जो है वो सेम एंसेस्ट्री से हैं, जिसकी वजह से हमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते और उनको सेम ग्रुप में हम लोग रख सकते हैं।
Comparing models and data share validates the African origin for human. तो हम लोग अगर जो भी हमारे पास अभी तक डाटा इकट्ठा हो चुका है, अगर हम उस सब को वैलिडेट करें तो हमारे पास अफ्रीकन मॉडल जो है वो अभी तक वैलिडेट होता है. So this was the presentation of molecular archaeology and its applications. Thank you.